नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर युक्ति शर्मा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में पढ़ाती हूँ। आज मैं आपके साथ RPWD अधिनियम 2016 या जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कहते हैं, उसके बारे में बात करूँगी। ये बातचीत हम एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली स्लाइड ये पूछ रही है कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, और ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विकलांगता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक समानता के लिए समर्थन जुटाने के लिए 3 दिसंबर को दिव्यांगजन व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि एक दिन रुककर हमें इन मुद्दों के बारे में विचार और चिंतन करने की आवश्यकता है। अब इस बातचीत का अगर मैं थोड़ा सा परिचय दूं, इस अधिनियम का अगर थोड़ा सा परिचय दूं, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 2.21% दिव्यांग हैं। RPWD अधिनियम 2016 ने PWD अधिनियम 1995 PWD एक्ट 1995 की जगह ली। एक और बात महत्वपूर्ण है कि ये अधिनियम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 में अधिनियमित किया गया है। ये कैसे बना और कब से बनना शुरू हुआ, अगर वो जानना चाहें हम, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि 2011 से इसका ड्राफ्ट बिल बनाया गया था और 7 फरवरी 2014 को इसे संसद में पेश किया गया था। 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा में RPWD विधेयक पारित किया गया और फिर लोकसभा ने 16 दिसंबर 2016 को RPWD विधेयक पारित किया, जिसके बाद 28 दिसंबर 2016 को RPWD अधिनियम अधिनियमित किया गया और एक कानून बन गया। यह कानून 15 जून 2017 से फिर लागू हुआ। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि PWD अधिनियम को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तो 21 साल हो चुके थे। 21 साल के बाद दिव्यांग जनों के लिए एक बेहतर और एक नया अधिनियम लाने की ज़रूरत थी, जो कि 2016 में आया। दूसरा, भारत द्वारा वर्ष 2007 में UNCRPD पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के बाद इसका उदय हुआ और ये अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के दायित्वों को पूरा करता है। RPWD 2016 ने आकर क्या परिवर्तन करे? एक तो विकलांगों के प्रकार मौजूदा 7 थे, वो बढ़कर 21 कर दिए गए। दूसरा, विकलांगता की परिभाषा में बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव आया, जो कि पहले मेडिकल मॉडल के द्वारा देखा जाता था, अब सामाजिक मॉडल के द्वारा देखा जाने लगा। एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया और ये परिभाषा इस प्रकार है, जो कि अधिकार अधिनियम 2016 में दी गई है कि दिव्यांगजन से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी होने वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती है। और ये जो 21 विशिष्ट विकलांगताओं को दिया गया है, उनमें से 7 ऐसी हैं जो पहले भी थीं, जो PWD अधिनियम 1995 में थीं। वो इस प्रकार हैं: अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्ति व्यक्ति,
सुनवाई हानि वाले व्यक्ति जिन्हें सुनने में दिक्कत है, या गति विषयक दिव्यांगता या बौद्धिक विकलांगता और मानसिक रुग्णता। इसके अलावा कई और विकलांगताएं जो RPWD 2016 में जोड़ी गई वो थीं विनिदृष्ट दिव्यांगताओं, बौनापन, स्वयंपरायणता विकार, प्रस्तिष्क घात, पेशी दुष्पोषण, और इसके अलावा चिरकारी तंत्रिका दशाएं, बहु स्क्लेरोसिक वाक और भाषा दिव्यांगता, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल कोशिका रोग, बहु दिव्यांगता, तेजाबी आक्रमण पीड़ित और पार्किंसन रोग। कई ऐसी विकलांगताओं को जोड़ा गया जो हमारे जीवन में कभी भी आ सकती हैं। ये नहीं ज़रूरी है कि जन्म से ही हो, इनमें से कई बीमारियां हैं जो हमारे जीवन में कभी भी आ सकती हैं। RPWD अधिनियम 2016 में 17 अध्याय और 102 खंड हैं। हम सारे अध्यायों की बात तो यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय का अभाव है, पर कुछ की हम बात करेंगे। पर उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो 17 अध्याय क्या है। पहला अध्याय जिसे प्रारंभिक कहा गया है, उसमें सब तरह की शब्द का जो प्रयोग किया गया है, उन शब्दों की परिभाषा दी गई है। दूसरे अध्याय में अधिकार और हकदारियाँ दी गई हैं। तीसरे में शिक्षा के बारे में दिया गया है। चौथे में कौशल विकास और कार्यान्वयन के बारे में दिया गया है। पाँचवें में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद प्रमोद के बारे में दिया गया है। छठे में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपलब्ध होने वाली चीज़ों के बारे में दिया गया है। उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध के विषय में दिया गया है। समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बारे में दिया गया है 8वें अध्याय में। 9वें में दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान किस प्रकार मिलेगा के बारे में दिया गया है। 10वें में विनिदृष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन दिया गया है। 11वें में केंद्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति के विषय में दिया गया है। इसके बाद 12वें अध्याय में दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त के बारे में दिया गया है। विशेष न्यायालय का भी के बारे में भी दिया गया है जो कि अध्याय 13 में है। और 14 में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि, 15 में दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के बारे में दिया गया है। उसके बाद 16वां अध्याय, चूँकि ये एक कानून है तो अपराध और शास्तिया के विषय में भी बात करता है। अध्याय 1 की बात अगर हम करें तो ये सम्मिलित शिक्षा की बात करता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में। सम्मिलित शिक्षा को परिभाषित इस प्रकार किया गया है कि ऐसी शिक्षा पद्धति अभिप्रेत है जिसमें दिव्यांगता और दिव्यांगता रहित छात्र एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं और शिक्षण और विद्या की पद्धति विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्रों की विद्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रूप से अनुकूलित की गई है। और इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को सम्मिलित शिक्षा प्रदान करनी होगी। ये कानूनी रूप से आ गया है। अध्याय 3 में शिक्षा के विषय में कहा गया है। इसमें पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि दिव्यांग बालकों को बिना किसी विरोध के प्रवेश मिले और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और आमोद प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान हो, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। कोशिश ज़रूर होती थी, प्रयास ज़रूर होता था, पर किसी कानून में इस तरह से नहीं आया था जहाँ पर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को ये कर्तव्य बनाकर दिया गया हो। दूसरा, पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना, बालकों में विनिष्ट विद्या दिव्यांग अदाओं का शीघ्रतम पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना।
दिव्यांग बच्चों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को भी अभिनीत करने के लिए 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना और ये ऐसा पहला सर्वेक्षण अधिनियम के परम की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाए। ये भी पहली बार हुआ कि सर्वेक्षण करने के लिए सरकार को कहा जा रहा है, ये पता लगाने के लिए कहा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में जो दिव्यांग बच्चे हैं क्या वो स्कूल जा पा रहे हैं कि नहीं, क्या स्कूल में उनकी उपस्थिति है कि नहीं। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा की भी बात की गई है। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को संवर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए और अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा कार्यक्रम जारी कर रखने के लिए उपाय करेंगे। संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपलब्ध की भी बात की गई है अध्याय 6 में, जहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे मुफ्त शिक्षा के पात्र हैं, लेकिन RPWD अधिनियम के साथ बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है और ये आयु में विस्तार करना विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आयु हमने निर्धारित की हुई है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के हिसाब से जो दिव्यांग नहीं हैं। संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपलब्ध अध्याय 6 में आरक्षण की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण कम से कम 5% हो, सरकारी नौकरियों में कम से कम 4%, ये 3% था पिछले अधिनियम में और अब 4% बढ़ गया है, 1% बढ़ा दिया गया है। और भूमि आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजना में आरक्षण 5% का हो। समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व ये अध्याय 8 में दिया गया है। उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रमों का संचालन, प्रोत्साहन, समर्थन या प्रचार करेगी कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि हम समुचित सरकारों को इसे एक कर्तव्य की तरह, इसे एक उत्तरदायित्व की तरह दे रहे हैं और यही सही मायने में इसे एक अधिकार की तरह निश्चित करता है। अब इस अधिनियम के अनुसार हमारी सरकार ने भी कुछ प्रयास किए हैं। वो प्रयास इस प्रकार से हैं। सुगम्य भारत अभियान की बात की गई है, जो विकलांगजन के सशक्तिकरण के लिए किया गया है और इसके लिए एक अलग विभाग भी है। उसके अलावा सुगम्य भारत अभियान का भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल भी है जो विकलांग और दिव्यांग बच्चों को इसमें सुगम्य बनाता है। इसके अलावा सुगम्य पुस्तकालय की भी बात की गई है, को भी स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत हो गई है, जहां दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबंध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कदम और है और वो है UDID कार्ड। भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान, जिसे UDID कार्ड कहते हैं, की शुरुआत की गई। भविष्य में विभिन्न लाभों को प्राप्त करने हेतु UDID कार्ड दिव्यांग की पहचान सत्यापन के लिए एकल दस्तावेज होगा। लाभार्थी की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की खोज को कारगर बनाने में कार्यान्वयन के अनुक्रम के सभी स्तरों पर, ग्रामीण स्तर से खंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी UDID कार्ड सहायता करेगा।
हमने एक नमूना आपके लिए इस स्लाइड पर दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि UDID कार्ड में उस व्यक्ति की फ़ोटो होगी, इसके अलावा नाम होगा, जन्म तिथि होगी, एक UDID की संख्या भी होगी, नंबर भी होगा, और इसके अलावा किस प्रकार की विकलांगता है उसमें वो भी लिखा होगा। साथ ही में ये भी लिखा होगा कि कितनी प्रतिशत विकलांगता है। चूँकि ये एक कानून है, इसलिए इससे जुड़े अपराध और शास्तियाँ को भी लिखना ज़रूरी था, जो कि अध्याय 16 में दिए गए हैं। इसमें ये कहा गया है कि इस विधेयक में दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान होगा और कानून का उल्लंघन करने पर मजबूती से दंड का प्रावधान दिया जाएगा। RPWD अधिनियम 2016 का उल्लंघन करने से संबंधित मामलों के लिए सभी जिले में विशेष न्यायालयों को नामित किया गया है। अगर कोई इस एक्ट में बताए गए नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो पहली दफ़ा उसे 10,000 तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल या दोनों, और दूसरी दफ़े 5 लाख तक का जुर्माना या 2 साल तक की जेल या दोनों होंगे। यही अपराध अगर किसी संस्था या कंपनी द्वारा किया जाता है तो इस मामले से संबंधित सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। अब इस बातचीत से हम जो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं वो इस प्रकार हैं कि जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में पुराने अधिनियम PWD अधिनियम 1995 को बदल दिया है। दूसरा, इस अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका उद्देश्य समाज में दिव्यांगता वाले प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है। अधिनियम दिव्यांगता के साथ लोगों की पूर्ण स्वीकृति की सुविधा भी देता है और समाज में ऐसे व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समावेश सुनिश्चित करता है। नया अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप है, जिसमें भारत न केवल हस्ताक्षर के लिए बल्कि इसकी पुष्टि करने वाले शुरुआती देशों में से एक है, जो एक बहुत गर्व वाली बात है। पर फिर भी हमें ये देखना है कि आने वाले समय में हम और सोशल स्कीम्स, सपोर्ट सिस्टम दिव्यांग जनों के लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए भी करते रहें। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को RPWD एक्ट या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में कुछ समझ और कुछ जानकारी हमारी इस प्रस्तुतिकरण से मिली। पर ये अपने आप में एक अंत नहीं है। आप लोग किसी भी सरकार की वेबसाइट पे जाकर इस अधिनियम को PDF माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे अधिनियम को एक बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। धन्यवाद।